नमस्कार। आज मैं आप लोगों के सामने एक बहुत ही रुचिकर विषय लेकर के आया हूं। जैसा आपने अक्सर सुना होगा कि जब सरकार कोई आदेश पारित करती है तो बहुत सारे लोग जो उनसे प्रभावित हो सकते हैं वो उस आदेश को तुगलकी फरमान कह करके संबोधित करते हैं। तो तुगलकी फरमान का इतिहास क्या है, तुगलकी फरमान से हम क्या समझते हैं, तुगलकी फरमान का इतिहास के किस कालखंड से सीधा सीधा संबंध है, आज हम उसी के बारे में थोड़ा विस्तार से चर्चा करेंगे। तुगलकी फरमान एक शब्द है जिससे यह अंदेशा होता है कि जो सरकार आदेश दे रही है उन्होंने परिणामों की सटीकता की जो कल्पना है वो नहीं की, जो उससे प्रभावित होने वाले लोग हैं उन पर बड़ा भारी नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, तभी जो प्रभावित होने वाले लोग हैं उसे तुगलकी फरमान की संज्ञा देते हैं। तो आज हम इतिहास के उन पन्नों को उकेरने का प्रयास करेंगे जहां से इस शब्द की उत्पत्ति हुई, किस कारण से उस प्रत्येक फरमान को तुगलकी फरमान कहा जाता है जिसकी वजह से जनता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। देखते हैं तुगलकी फरमान का सीधा सीधा संबंध सल्तनत काल से है। दिल्ली का जो सल्तनत काल 1206 से लेकर के 1526 तक सल्तनत काल चला, उसी के मध्य में एक वंश आया था गियासुद्दीन तुगलक, जिसने वंश की स्थापना की थी, जिसको तुगलक वंश के नाम से जाना जाता है। उनके बड़े पुत्र मोहम्मद बिन तुगलक के साथ इस शब्द का सीधा सीधा संबंध है। तो हम जानने का प्रयास करेंगे ऐसे कौन कौन से स्टेप्स थे, ऐसे कौन कौन सी प्रतिक्रियाएं थी, ऐसी कौन सी घटनाएं थी जिनकी वजह से आज भी मोहम्मद बिन तुगलक को याद किया जाता है, भले ही नकारात्मक तरीके से, लेकिन तुगलक को याद किया जाता है। और मेरे विचार से तब तक ये राजनीतिक जो पॉइंट है उसमें हमेशा मोहम्मद बिन तुगलक को याद किया जाएगा। मोहम्मद बिन तुगलक जो दिल्ली का सुल्तान बना था 1325 से लेकर के 1351 तक, जो 26 वर्ष का उसका कार्यकाल था, उस कार्यकाल में उसने बहुत सारे ऐसे कार्य किए जिनकी वजह से जो साम्राज्य था, जो प्रजा थी, उनको बहुत भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। हम इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। उनके बारे में जो हमारे इतिहासकार हैं, बदायूनी हैं, फरिश्ता है, इस तरह से जितने भी इतिहासकार हैं उन्हें अलग अलग नामों से जानते हैं, अलग अलग नामों से उन्हें संबोधित किया गया है। जैसे सौपनशील, सौपन में रहने वाला राजा, अपने सौपनों की पूर्ति के लिए किसी का भी ध्यान न रखने वाला, पागल, बुद्धिमान होते हुए भी आपको जान करके आश्चर्य होगा कि जो मोहम्मद बिन तुगलक है, सल्तनत काल का या यूं कहें भारत के इतिहास में सबसे बुद्धिमान, सबसे इंटेलिजेंट राजा हुआ है। उनको बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान था, अरबी भाषा में पारंगत थे, फारसी भाषा में पारंगत थे, जिस भी भाषा में बोलना चाहे उन भाषाओं में बोल सकते थे। इतने विद्वान थे कि उन्हें गणित का विस्तार से ज्ञान था, खगोल शास्त्र के बारे में बड़ी भारी जानकारी थी, गणित के बहुत भारी विद्वान थे, तर्कशास्त्र में उनकी सानी कोई नहीं था, उनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता था, दर्शन में उनकी जो फिलॉसफी थी वो बहुत बेहतरीन थी। और ख़ास बात, अपनी प्रजा का हमेशा भला चाहते, लेकिन उसके बावजूद भी जब उनकी मृत्यु हुई तो बदायूनी जैसे इतिहासकार ने कहा कि राजा से प्रजा को और प्रजा से राजा को मुक्ति मिल गई। तो इस तरह से जो मोहम्मद बिन तुगलक का 26 वर्ष का जो कार्यकाल रहा, जिनकी वजह से आज भी हम उनका नाम लेते हैं जब भी सरकार कोई आदेश पारित करती है जिसकी वजह से जनता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, या यूं कहें जो परिणाम हो सकते हैं उनके बारे में विचार किए बिना किसी फरमान को जब जारी किया जाता है, किसी आदेश को जब जारी किया जाता है और उसी गति से उसको वापस ले लिया जाता है तो उसे तुगलकी फरमान कहते हैं। वापस नहीं भी लेते हैं, अगर उसका क्रियान्वयन होता है, उसका एग्जीक्यूशन होता है, तो उनके परिणाम उससे भी ज़्यादा नकारात्मक होते हैं जितना प्रभावित होने वाले लोगों ने कल्पना की होती है। तो तुगलकी फरमान का इतिहास
हम लोग यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। इतिहास के पीछे करीबन 700 वर्ष हम लोग जाएंगे, 1325 से 1351 की बात करेंगे। और इस पार्ट में हम केवल और केवल 3 से 4 उन घटनाओं का जिक्र करेंगे जिनकी वजह से मोहम्मद बिन तुगलक को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी याद किया जाता है। उन तीनों का पॉइंट मैंने यहाँ दिया है, उसके बाद हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि ऐसे कौन से कार्य थे जिनकी वजह से पूरे साम्राज्य की जो प्रजा थी, उन्होंने, बहुत सारे लोगों ने अपने जीवन का त्याग जबरदस्ती करना पड़ा, मृत्यु को प्राप्त हुए। दोआब क्षेत्र में कर की वृद्धि, राजधानी परिवर्तन, दिल्ली से दौलताबाद, क्या कारण थे, क्या प्लानिंग थी, किस तरह से एग्जीक्यूशन हुआ, उस बारे में जानेंगे। सांकेतिक मुद्रा, करेंसी का जो चेंज हुआ जिसकी वजह से जो पूरे साम्राज्य की जो आर्थिक स्थिति थी वो डावाडोल हो गई। और इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे कार्य थे जिनकी वजह से उसकी प्रजा में रहने वाले लोगों ने बहुत ज़्यादा नुकसान उठाया। हम धीरे धीरे बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि। तो आइए चलते हैं तुगलकी फरमान नंबर 1 की तरफ। ऐसे ऐसे बहुत सारे फरमान मोहम्मद बिन तुगलक, जिस समय वो सुल्तान थे, ऐसे ऐसे बहुत सारे फरमान जारी किए गए, जिनमें से एक था जिसकी व्याख्या करना, जिसको मेंशन करना यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। तुगलकी फरमान नंबर 1, दोआब में कर वृद्धि। टैक्स को दोआब में इंक्रीज किया गया। तो सबसे पहले हमारे लिए जान लेना जरूरी होता है कि जो दोआब है, दोआब का जो क्षेत्र है वो कहाँ पड़ता है। अगर हम भारत के मानचित्र पर देखेंगे तो हम पाएंगे कि जो गंगा रिवर और जो यमुना रिवर निकलती है उसके बीच का जो प्रदेश है, क्योंकि दोआब का शाब्दिक अर्थ होता है दो नदियों के मध्य। जिस तरह से इराक में दजला और फरात जो 2 नदियां हैं उसके बीच के मध्य को भी दोआब कहा जा सकता है। ठीक उसी तरह से गंगा और यमुना जो हमारी 2 बड़ी नदियां हैं उनका जो बीच का प्रदेश है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, ये सारा का सारा जो है दोआब कहलाता था। और ये वो प्रदेश था जहां पर बहुत सारी कर जो है इकट्ठा हुआ करता था, क्योंकि किसी भी देश को चलाने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है, इसलिए वहां कर की वृद्धि की गई। क्योंकि उस समय देश की हालात, आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, तो एक निर्णय लिया गया कि वहां पर जो है कर को बढ़ाया जाए, और उसको बढ़ा करके बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में कर दिया। और उस कर को इकट्ठा करने के लिए बहुत सारे पदाधिकारियों को लगाया गया। कर इकट्ठा करने के पीछे गिरती हुई आर्थिक स्थिति को संभालना था, जो किसी भी तरह से गलत नहीं ठहराया जा सकता। परंतु जो समय चुना गया वो निहायत ही गलत था, प्लानिंग के साथ एग्जीक्यूशन नहीं थी। गलत क्यों था? क्योंकि उस समय दोआब के क्षेत्र में, उस इलाके में ड्रॉट था, फेमाइन था, लोग, अकाल पड़ा हुआ था, लोग भूखे मर रहे थे। उसी समय में वहां पर कर में वृद्धि की गई, कर को इकट्ठा करने का प्रयास किया गया, बहुत अत्याचार, जुल्म और शोषण किया गया। क्योंकि जिन पदाधिकारियों की वहां पर नियुक्ति की गई थी, जिनमें से एक शताधिकारी था, 100 गांव के ऊपर एक की नियुक्ति की गई। किसी भी तरह से वहां के किसान कर को दे पाने में सक्षम नहीं थे। सूखे की वजह से, अकाल की वजह से जो भूमि की स्थिति बिगड़ चुकी थी। हालांकि 2 नदियों के मध्य होने की वजह से ये क्षेत्र बहुत ज़्यादा उपजाऊ था और यहाँ से बड़ी भारी मात्रा में कर इकट्ठा होता था। लेकिन एक फरमान के माध्यम से वहाँ के किसानों को निरुत्साहित किया गया। निरुत्साहित हो गए, क्यों? क्योंकि वो जो पैदावार होती थी उसमें से उस कर के प्रतिशत को दे पाने में अक्षम थे। कारण चाहे कोई भी रहे हो, चाहे सूखा रहा हो या फेमाइन, ड्रॉट, किसी भी वजह से, लेकिन वो कर दे पाने में अक्षम थे, योग्य नहीं थे। लेकिन फिर भी उनसे बलपूर्वक कर इकट्ठा किया जा रहा था, तो उन लोगों ने खेती को छोड़ करके आसपास के जंगलों में भाग गए। ठीक उसी समय इस बात को रियलाइज किया कुछ समय के पश्चात, जब किसानों की आर्थिक स्थिति इतनी बदतर हो चुकी थी कि वो अपनी माँ कही जाने वाली भूमि को छोड़ करके जंगलों की तरफ भाग चुके थे, वो खेती नहीं कर रहे थे। एक और छोटा फरमान तुगलकी जारी होता है कि किसानों को
उत्साहित करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए ऋण दिया जाएगा। सोनधर नामक ऋण की उपलब्धता करवाई गई। लेकिन जान करके आपको ताज्जुब होगा, किसान आए, उन्होंने ऋण लिया लेकिन खेती नहीं की, बल्कि ऋण को ना चुका पाने में वो अक्षम थे, इसलिए ऋण लेकर के भी खेती ना की और जंगलों की तरफ भाग गए। इस तरह से बड़ा भारी नुकसान मोहम्मद बिन तुगलक को उठाना पड़ा। ये जो तुगलकी फरमान था, दुआब वाले क्षेत्र में कर को बढ़ाना, दूसरा ऋण उपलब्ध करवाना, ये बहुत ही नकारात्मक साबित हुआ। और तुगलक का जो समय था, उस सुल्तान का जो समय था, वो और भी अधिक पीड़ादायक हो गया, क्योंकि जो करप्ट अधिकारी थे वो खजाने में कर को जमा नहीं कराते थे, बल्कि भ्रष्टाचारी होने की वजह से उस कर को भी अपने पास रख लेते थे। तो पूरी तरह से ये जो प्लानिंग थी कर को इकट्ठा करके आर्थिक स्थिति को सुधारने की, इस तुगलकी फरमान का बिल्कुल ही नकारात्मक प्रभाव पड़ा। इसके बाद हम दूसरे तुगलकी फरमान के बारे में बात करेंगे। तुगलकी फरमान नंबर 2। हालांकि सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने कार्यकाल में बहुत सारे ऐसे फरमान जारी किए, लेकिन जिनमें से कुछ मुख्य हैं उनके बारे में ही मैं बात करूंगा। दूसरा तुगलकी फरमान जो जारी किया गया मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली के सुल्तान के द्वारा, जिसकी वजह से संपूर्ण साम्राज्य, पूरी प्रजा को इतना नुकसान उठाना पड़ा कि बहुत सारे प्रजा के जो लोग थे वो तो मृत्यु को भी प्राप्त हो गए। देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक ने यह निश्चय किया कि वो अपनी राजधानी का परिवर्तन करेगा दिल्ली से दौलताबाद। आप देखेंगे ये मैं छोटा सा मैप के माध्यम से आपको समझाने का प्रयत्न करूंगा। यहाँ पर दिल्ली और यहाँ महाराष्ट्र के औरंगाबाद में दौलताबाद, ये निर्णय लिया गया, फरमान जारी किया गया कि दिल्ली से दौलताबाद सारे लावा लश्कर को उठा करके ले जाया जाए। इसके लिए बहुत बड़ा तामझाम किया गया। आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने इस फरमान के लिए करोड़ों रुपया खर्च किया, क्योंकि इसके बीच की जो दूरी है करीबन 1600 से 1700 किलोमीटर की दूरी है। आप इस बात से इसका विभत्स फरमान का अंदाजा लगा सकते हैं कि एक फरमान के द्वारा सभी प्रजाजनों को यह आदेश दे दिया गया कि आपके पास जो भी आपका सामान है आप उसको उठा करके सीधे चलें दौलताबाद के लिए। कमाल की बात तो यह है कि जितने भी पशु थे, चाहे वो कुत्ते बिल्ली भी थे, उनको भी कहा गया कि इन सब को भी साथ लेकर के जाना है। हालांकि दिल्ली के लोग इससे खुश नहीं थे, लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक का तुगलकी फरमान था, उनको जाना पड़ा। देखिए अरेंजमेंट, देखिए पैसे की बर्बादी, देखिए हर 2 से लेकर के 4 किलोमीटर तक एक ठहरने की व्यवस्था की गई कि प्रजाजन इतना ही चलेंगे, उसके बाद विश्राम करेंगे। वहां पर उनके लिए भोजन की व्यवस्था की गई। एक बहुत बड़े रोड का निर्माण किया गया, एक सड़क बनवाई गई, उसके दोनों तरफ बहुत भारी भारी वृक्ष लगवाए गए। उसके बाद यहां तक कि रास्ते में इबादत खाने का भी ध्यान रखा गया। बहुत सारे खानगा वहां पर बनाए गए, बहुत सारे सूफियों को वहां पर धर्म के प्रचार के लिए रखा गया। आध्यात्मिकता से जोड़ने के लिए भी बहुत सारे प्रयास किए। खाने का प्रबंध, पानी का प्रबंध, ठहरने का प्रबंध हर 2 से 4 किलोमीटर के बीच में किया गया। 1600 से 1700 किलोमीटर दूर तक जाना, और एक कुछ समय के पश्चात 1, 2, 3 वर्षों के बाद वहां से दोबारा से दौलताबाद से दिल्ली की तरफ। तो जो दिल्ली से दौलताबाद का जो रास्ता था, जो 1600 से 1700 किलोमीटर जो पैदल उन लोगों ने, क्योंकि टेक्नोलॉजिकली एडवांसमेंट नहीं थी, पैदल लोगों ने सफर को तय किया। रास्ते में बहुत सारे लोग मृत्यु को प्राप्त हो गए। पहले दिल्ली से दौलताबाद की तरफ और फिर दौलताबाद से दिल्ली की तरफ बहुत सारे लोग मारे गए। कमाल की बात देखिए, जैसे मैंने आपको बताया, सैकड़ों करोड़ों रुपया खर्च किया गया लोगों को सुविधाएं प्रदान करने के लिए। एक इब्न बतूता नाम आपने सुना होगा, यहाँ के जो एक यात्री हुए हैं मोरक्को से, वो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में
हमारे भारतवर्ष में यात्रा करने के लिए आए थे। उन्होंने लिखा है कि दिल्ली में ये देखा गया कि कौन सी जनसंख्या प्रजा ऐसी है जो दिल्ली से दौलताबाद के लिए नहीं चली है। तो केवल 2 ही व्यक्ति मिले, एक अंधा व्यक्ति और एक लंगड़ा व्यक्ति। उसके अलावा सभी व्यक्ति अपने संपूर्ण लावा लश्कर के साथ दिल्ली से दौलताबाद की तरफ रवाना हो गए और बाद में एक और तुगलकी फरमान के साथ दौलताबाद से दिल्ली के लिए आना पड़ा, जिसकी वजह से बहुत भारी नुकसान हुआ। हालांकि मोहम्मद बिन तुगलक का मानना था कि दिल्ली में मंगोलों के आक्रमण बहुत ज़्यादा होते हैं, अतः दौलताबाद में राजधानी को शिफ्ट करना श्रेयकर रहेगा, ठीक रहेगा। उसको मालूम था कि ये जो दौलताबाद है ये भारत के मध्य में है, जिससे उत्तर और दक्षिण को ध्यान में रखा जा सकता है, उनको संभाला जा सकता है। ये सही सामरिक दृष्टिकोण से सही राजधानी होगी। लेकिन ये निर्णय कितना गलत हुआ और उसका परिणाम कितना विभत्स हुआ, आपको जान करके आश्चर्य होगा कि सैकड़ों लोग मारे गए, उनकी आजीविका त्रस्त हो गई, खत्म हो गई। वो लोग भूखमरी के कगार पे आ गए। भले ही सरकार ने दुनिया भर का पैसा इकट्ठा करके उनके लिए अरेंजमेंट किया, खाने का, पीने का, सड़कों का, पेड़ों का, सराय का, इबादत खानों का, लेकिन उसके बावजूद भी इस निर्णय को किसी भी तरह से सही नहीं ठहरा जा सकता। इसलिए सही ही इस फरमान को तुगलकी फरमान कहा जाता है। मैं एक बंदायूनी के शब्दों को रिपीट करना चाहूँगा। जब 1351 में मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हुई, तब ये कहा गया कि प्रजा को राजा से और राजा को प्रजा से मुक्ति मिल गई। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से उनके इन तुगलकी फरमानों की वजह से संपूर्ण राज्य को, संपूर्ण साम्राज्य को, संपूर्ण प्रजा को कितना कष्ट उठाना पड़ा, कितने लोग बेमौत मारे गए। इसलिए कहा जाता है कि प्लानिंग के साथ साथ एग्जीक्यूशन करना बहुत आवश्यक होता है। इसीलिए मोहम्मद बिन तुगलक को भारत के इतिहास में इन तुगलकी फरमान के नाम से हमेशा याद किया जाएगा। इसके बाद जो तुगलकी फरमान नंबर 3 है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तुगलकी फरमान नंबर 3। मोहम्मद बिन तुगलक एक नाम, एक इतिहास। उन्होंने बहुत सारे तुगलकी फरमान दिए, जिसकी वजह से संपूर्ण साम्राज्य की आर्थिक स्थिति तहस नहस हो गई। उसमें से एक विख्यात, प्रख्यात, कुख्यात जो उनका निर्णय था वो था सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। पहले जो सिक्के होते थे, सिक्के वो सोने और चांदी के होते थे। मोहम्मद बिन तुगलक के सलाहकारों ने सलाह दी कि ये जो सोने और चांदी का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हम लोग सिक्कों के प्रचलन में कर रहे हैं, क्यों ना सिक्कों को बदल दिया जाए एक ऐसी धातु में जो आसानी से उपलब्ध है, जिसकी वजह से जो हमारा खजाना होगा वो सोने चांदी के सिक्कों से भरा रहेगा और हम विश्व के साथ व्यापार कर पाएंगे। इसलिए एक और तुगलकी फरमान जारी होता है और कहा जाता है कि सोने चांदी के सिक्कों की बजाय पीतल या तांबे के सिक्के, अलग अलग इतिहासकारों के मत हैं। किसी ने कहा है कि पीतल के सिक्के चलाए गए, किसी ने कहा कि तांबे के सिक्के चलाए गए। कुल मिलाकर के सोने और चांदी के सिक्के जो प्रचलन में थे, जो आर्थिक स्थिति मजबूत थी, उस समय ये निर्णय लिया गया कि सांकेतिक मुद्रा चलाई जाएगी, पीतल और तांबे के सिक्के चलाए जाएंगे। और देखिए क्या हुआ कि लोगों ने अपने घर में टकसाल बना ली, मुद्रा बनाने की मशीनें लगा ली। उन्होंने तांबे और पीतल के सिक्के खुद घर में तैयार किए, जिसकी वजह से पूरे बाजार में तांबे और पीतल के सिक्के फैल गए, जिससे पूरा जो आर्थिक स्थिति थी तहस नहस हो गई। और उसके बाद एक और छोटा तुगलकी फरमान जारी होता है कि इस आदेश को वापस लिया गया। ये कहा गया कि आपके पास जो भी कॉइन्स हैं आप उनको वापस लेकर के आएँ, आपको बदले में सोने और चांदी के सिक्के दिए जाएंगे, ताकि मार्केट में उनकी वही वैल्यू हो, जिसकी वजह से पूरा खजाना खाली हो गया और जो आर्थिक स्थिति थी बद से बदतर हो गई। तो मोहम्मद बिन तुगलक के जो 26 साल थे राज के, उस राज में दिल्ली सल्तनत का, हालांकि मोहम्मद बिन तुगलक को एक बहुत ही इंटेलिजेंट आदमी के रूप में जाना जाता था, सभी व्यक्ति उनकी बात का अक्षर अक्षर पालन करते थे,
जिसका अंदाजा इस बात से लगाया जाता है कि पूरी प्रजा एक बार कहने मात्र से ही दिल्ली से दौलताबाद जाने के लिए तैयार हो गई और दोबारा दौलताबाद से दिल्ली जाने के लिए तैयार हो गई। लेकिन उनके तुगलकी फरमानों की वजह से जो दिल्ली सल्तनत थी बिल्कुल तहस नहस हो गई। साम्राज्य की जो आर्थिक स्थिति थी बहुत डावाडोल हो गई, जिसको संभलने में काफ़ी वर्ष लगे। यहाँ पर मैं एक और तुगलकी छोटे से फरमान या उनके द्वारा किए गए कार्य को बताना चाहता हूँ, जिसकी वजह से बड़ा भारी नुकसान हुआ था। उनके पिता गियासुद्दीन तुगलक वो एक बार किसी युद्ध के मैदान से युद्ध को जीत करके वापस आ रहे थे। उनके भव्य स्वागत के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने एक बहुत बड़ा लकड़ी का महल स्थापित किया, जिसमें दस्तकारी का, वास्तुकला का, आर्किटेक्चर का विश्व दर्जे का इस्तेमाल किया गया। विश्व की सबसे बेहतरीन लकड़ी का इस्तेमाल किया गया। कुछ इतिहासकारों का तो ये भी कहना है कि कुछ हिस्से में तो चंदन की लकड़ियां भी लगाई गई। उस विशाल लकड़ी के महल को तैयार किया गया। दूसरी तरफ से उनके पिताजी गियासुद्दीन तुगलक जी आते हैं पूरे लावा लश्कर के साथ, क्योंकि दिल्ली सल्तनत के पास एक बहुत भारी फौज हुआ करती थी, जिसमें सैकड़ों हाथी, सैकड़ों घोड़े, सैकड़ों पैदल सिपाही। तो पूरे लावा लश्कर के साथ युद्ध के मैदान को जीत करके जब मोहम्मद बिन तुगलक के फादर उस राजमहल में एंटर करते हैं तो कमाल देखिए आप लोग, कितना बुरा हुआ कि हाथियों की वजह से पूरा का पूरा लकड़ी का जो महल था वो गिर गया। सैकड़ों सिपाही मारे गए। एक ही झटके में पूरा ताजमहल, कह सकते हैं आप पूरा महल, राजमहल, माफ करना ताजमहल नहीं, राजमहल लकड़ी का बना हुआ घरासाई हो गया। हालांकि कुछ इतिहासकार कहते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक ने इनका निर्माण ही अपने पिता की हत्या करवाने के लिए किया था। लेकिन कुछ इतिहासकारों का मानना है कि अपने पिता को भव्य स्वागत देने के लिए, उनका उत्साहवर्धन के लिए, सैनिकों का उत्साहवर्धन के लिए, तो इस तरह से कहा जा सकता है कि मोहम्मद बिन तुगलक के इस तरह के जो प्रयास थे, जो फरमान थे, जिसकी वजह से संपूर्ण साम्राज्य को बड़ा भारी नुकसान उठाना पड़ा। पूरी की पूरी दिल्ली सल्तनत, जिसको समृद्धि की वजह से, उसके उभरते हुए बाजार और व्यापार की वजह से जाना जाता था, मोहम्मद बिन तुगलक के 26 वर्ष के कार्यकाल में सारा का सारा सिस्टम फ्लॉप हो गया। इसीलिए सही शब्दों में मोहम्मद बिन तुगलक के जो तुगलकी फरमान हैं उनको आज भी याद किया जाता है। किसी भी सरकार के द्वारा लिए गए निर्णय को तुगलकी फरमान क्यों कहा जाता है, ये मैंने आप लोगों को बताया कि मोहम्मद बिन तुगलक के जो फरमान थे 1, 2, 3, 4, इनके अलावा भी बहुत सारे फरमान थे, जिनकी वजह से संपूर्ण साम्राज्य ने, संपूर्ण प्रजा ने बहुत सारा आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक नुकसान उठाया। यही तुगलकी फरमान का इतिहास है। आशा है कि आप लोगों को ये इतिहास की जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगे तो आप इसको सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को दबा दें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं यूट्यूब के ऊपर आपके पास तुरंत मैसेज आ जाए। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।